शादी करके पछताई। तो कहानी शुरू होती है। सुबह की पहली किरण जैसे ही कमरे में पड़ी, सिया की नींद खुली। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। शादी को अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में उम्मीदें। वो पलंग से उठी और धीरे से कमरे की खिड़की खोली। बाहर का मौसम उतना ही खूबसूरत था जितना उसका मन। सिया ने पीछे पलटकर देखा। उसका पति युंजे अभी भी सो रहा था। वो मुस्कुराई, सोच रही थी कि किस्मत ने उसे कितना अच्छा हमसफर दिया है। प्यार भरी बातें, मिठास भरे लम्हे और साथ बिताए हर पल ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि उसकी जिंदगी अब परियों की कहानी बन चुकी है। वो रसोई में गई, उसके लिए कॉफी बनाई, जैसे हर सुबह की आदत बन गई थी। वो चाहती थी कि उसका प्यार हर दिन उसकी छोटी छोटी बातों में झलके। जैसे ही वो कप लेकर कमरे में लौटी, युंजे मोबाइल पर कुछ टाइप करता दिखा। उसने हल्के से मुस्कुराकर कप उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन युंजे ने बिना देखे कप ले लिया और एक छोटा सा थैंक्स कहकर फिर मोबाइल में खो गया। सिया ने सोचा शायद कोई ऑफिस का जरूरी काम होगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन यूं ही बीतता गया, लेकिन सिया ने नोटिस किया कि युंजे दिन ब दिन उससे दूर होता जा रहा है। पहले जो रात रात भर उसकी बातों में डूबा रहता था, अब वो जल्दी सोने लगा था। जो हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता था, अब वो सिर्फ ऑफिस जाने की जल्दी में रहता था। सिया ने इस बदलाव को समझना चाहा, लेकिन खुद को समझाने लगी। शायद शादी के बाद सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा वक्त लग सकता है। एक दिन जब युंजे शावर में था, उसका फोन ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा था। सिया ने बिना इरादे के फोन उठाया, बस अलार्म चेक करने के बहाने। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। मीना, कल की रात बहुत स्पेशल थी। सिया की उंगलियां कांपने लगीं। उसने तुरंत चैट ओपन नहीं की, बस स्क्रीन देखती रही। दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें रुकने लगीं। क्या उसने ठीक पढ़ा? क्या कोई और लड़की उसके पति को रात की याद दिला रही थी? शावर बंद हुआ, युंजे बाहर आया और सिया ने झट से फोन वापस रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके चेहरे पर सवालों की परछाइयां थीं। युंजे ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सिया चुप रही, लेकिन दिल में एक तूफान उठ चुका था। उस रात सिया ठीक से सो नहीं सकी। वो करवटें बदलती रही, आंखों में आंसू लिए। उसके मन में अब कई सवाल थे। क्या मीना सिर्फ ऑफिस की सहकर्मी है? क्या शादी से पहले ही उनका रिश्ता था? और अगर हां, तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? सुबह जब युंजे तैयार होकर ऑफिस जाने लगा, सिया ने उसे रोककर कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? युंजे थोड़ा चौंका, फिर हंसकर बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सिया की आंखें अब झूठ और सच्चाई में फर्क करने लगी थीं। उसने महसूस किया, कुछ तो ऐसा है जो उसके और युंजे के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया है। और यहीं से उस सपनों की दुनिया में दरार पड़ने लगी थी, जिसकी नींव सिया ने भरोसे पर रखी थी। सिया की आंखों में अब पहले जैसी मासूम चमक नहीं थी, बल्कि उसमें सवालों का सैलाब था। जिस कमरे में कभी वो युंजे के साथ अपने भविष्य के सपने सजाया करती थी, अब वहीं बैठकर वो बीते लम्हों को एक एक करके याद कर रही थी। उसे हर बात अब अलग दिखने लगी थी। युंजे का अचानक व्यस्त हो जाना, रात को जल्दी सो जाना, फोन छुपाकर रखना, और अब वो नाम, मीना। उस सुबह सिया ने एक फैसला लिया। वो अब और अनदेखा नहीं करेगी। वो सच जानना चाहती थी, चाहे वो जितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। जब युंजे ऑफिस गया, सिया ने पहली बार उसके लैपटॉप को खोला। उसका दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत अब उसके डर पर भारी पड़ रही थी। उसने एक फोल्डर देखा, वर्क फाइल्स। उसने खोला और कुछ ईमेल्स पढ़ने लगी। जैसे ही उसने मीना के नाम से आए मेल्स पर क्लिक किया, उसका दिल बैठ गया। उनमें सिर्फ ऑफिस की बातें नहीं थीं, बल्कि निजी जज्बात, प्यार भरे शब्द और कुछ तस्वीरें भी थीं, युंजे और मीना की, बेहद करीब और बेपरवाह। सिया की आंखें भर आईं, लेकिन वो खुद को संभाल रही थी। वो किसी नाटक की तरह नहीं टूटी, बल्कि हर शब्द को ध्यान से पढ़ती रही, जैसे अपनी शादी की सच्चाई को टुकड़ों में समझ रही हो। एक मेल में मीना ने लिखा था, काश तुम पहले मुझसे शादी करते, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। सिया का दम घुटने लगा, मगर उसने खुद को संभाला। वो जान गई थी, ये अफेयर आज की बात नहीं, बल्कि शादी से पहले से चल रहा था। युंजे ने उसे धोखा दिया था, वो भी तब
जब वो शादी के हर वादे को सच मानकर उसके साथ खड़ी थी। उस दिन सिया ने पूरे दिन खुद से बातें की। आईने में खुद को देखा और पहली बार सवाल किया, क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैंने प्यार में कुछ कम दिया? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। सिर्फ एक खालीपन था जो उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगलने लगा। शाम को युंजे जब घर लौटा, सिया सामान्य दिखने की कोशिश करती रही। उसने पूछा, दिन कैसा रहा? युंजे ने जवाब दिया, थोड़ा थका देने वाला, मीटिंग्स बहुत थीं। सिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारी मीना वाली मीटिंग कैसी रही? युंजे का चेहरा पल भर को सफेद पड़ गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखों में घबराहट तैरने लगी। क्या मतलब? उसने घबरा कर पूछा। सिया ने शांत लहजे में कहा, वो मेल्स पढ़े हैं मैंने, सब कुछ जान चुकी हूं। युंजे चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने न सफाई दी न माफी मांगी, बस खड़ा रहा जैसे किसी जुर्म पर रंगे हाथ पकड़ा गया हो। सिया अब रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी शांति थी, जैसे वो अपने भीतर के तूफान को जीत चुकी हो। उसने कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं युंजे, बस भरोसे के नशे में थी। और वो चुपचाप कमरे से निकल गई, जैसे अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। उस रात सिया ने बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे आसमान की तरफ देखा। वो जान चुकी थी उसकी शादी सिर्फ एक धोखे का नाम थी, लेकिन एक चीज अब पक्की हो चुकी थी, वो अब खुद को फिर कभी किसी के झूठ का शिकार नहीं बनने देगी। रात के बाद सुबह आई, लेकिन सिया की जिंदगी में उजाला अब भी नहीं लौटा था। वो रोशनी जो कभी युंजे की मुस्कान से उसकी दुनिया में फैलती थी, अब बुझ चुकी थी। घर में चारों तरफ खामोशी थी और उस खामोशी के बीच सिया ने खुद को फिर से तलाशने की शुरुआत की। वो आईने के सामने खड़ी हुई, खुद को देखा। बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें, थके हुए कंधे, लेकिन उन आंखों में अब एक नई आग जल रही थी। उस दिन सिया ने सबसे पहले युंजे की तस्वीरें घर से हटाईं। हर कोने में उसकी मौजूदगी को मिटा दिया। वो बक्सा जिसमें शादी की एल्बम थी, उसने अलमारी की सबसे ऊपरी शेल्फ में डाल दिया, जैसे अतीत को भी अपनी नजरों से दूर कर दिया हो। उसने अपने कमरे की दीवारों को नए रंग से रंगवाया। हर एक कोना जो कभी युंजे की याद दिलाता था, अब बदलने लगा। इसके बाद सिया ने अपनी पुरानी डायरियां पढ़नी शुरू की। वो वक्त जब वो सपनों से भरी लड़की थी, जो अपने करियर और आत्मनिर्भरता के लिए लड़ रही थी। उसने खुद को याद दिलाया कि वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसके अपने सपने, अपनी पहचान है। उसने फिर से पेंटिंग्स बनाना शुरू किया, जो कभी उसकी आत्मा की आवाज हुआ करती थीं। युंजे अब भी उसी घर में था, लेकिन दोनों के बीच अजनबीपन की दीवार खड़ी हो चुकी थी। सिया ने उससे बात करना बंद कर दिया था। वो सिर्फ जरूरत भर के शब्द बोलती थी। खाना बन गया है, तुम्हारा कॉल आया था, बिजली का बिल भरना है। और युंजे हर बार इन शब्दों में वो भाव तलाशने की कोशिश करता जो अब खत्म हो चुके थे। एक रात जब युंजे ने कहा, सिया, क्या हम बात कर सकते हैं? सिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में देखा और कहा, अब बात करने से क्या मिलेगा युंजे? तुमने पहले चुना होता, तब कुछ बचाया जा सकता था। उसकी आवाज शांत थी, मगर हर लफ्ज एक तमाचा था। उसके बाद सिया ने अपने दोस्तों से जुड़ना शुरू किया। उसने मीरा को कॉल किया, अपनी बचपन की दोस्त को, जिससे शादी के बाद उसका संपर्क टूट गया था। मीरा ने कहा, तू वही सिया है जो सबसे पहले नौकरी में प्रमोशन पाई थी, जिसने अकेले सोल में नया घर लिया था। तू खुद में काफी है। वो शब्द सिया को जैसे अंदर तक सींच गए। सिया ने फिर से नौकरी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। उसने अपने रिज्यूमे अपडेट किया, इंटरव्यू दिए और कुछ ही हफ्तों में उसे एक बड़ी कंपनी में आर्ट डायरेक्टर की पोस्ट मिल गई। पहला दिन जब वो ऑफिस गई तो उसने एक सफेद शर्ट और ग्रे कोट पहना। आत्मविश्वास उसके कदमों से झलक रहा था। ऑफिस की लिफ्ट में जब वो अपने नए सहकर्मियों से मिली तो किसी ने कहा, आप बहुत स्ट्रांग लगती हैं। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी टूटने से ही असली ताकत मिलती है। वो जवाब, उसकी आंखों की चमक और उसकी चाल सब कुछ बता रहा था कि सिया अब अपने अंधेरे से निकल चुकी है। अब उसके हर कदम में ठहराव था, हर सांस में आजादी। वो खुद को वापस पा चुकी थी, एक नई सिया जो प्यार में नहीं
खुद से वफा में जीने लगी थी। बारिश की हल्की बूंदें सोल की सड़कों को भिगो रही थीं, लेकिन सिया के दिल में एक तूफान चल रहा था। ऑफिस में उसके काम को सराहा जा रहा था, उसके आत्मविश्वास की चमक लौट आई थी, लेकिन दिल के कोने में अब भी वो घाव था जो युंजे की बेवफाई ने दिया था। उस शाम जब वो घर लौटी, दरवाजा खोलते ही उसे उस घर की घुटन महसूस हुई। हर कोना, हर चीज उसे उस झूठे प्यार की याद दिला रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। नीचे सड़क पर कपल्स छतरी में हाथ थामे चल रहे थे और सिया सोच रही थी, क्या मेरे हिस्से की मोहब्बत सच में इतनी कमजोर थी कि वक्त के साथ मिट गई? तभी उसे युंजे की आवाज सुनाई दी। तुम कब तक ऐसे खुद को मुझसे दूर रखोगी? सिया ने धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखा। चेहरे पर एक कठोर शांति थी। जब तक मैं खुद को पूरी तरह पा न लूं, उसने ठंडे लहजे में कहा। युंजे ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन मेरा और हना का रिश्ता सिर्फ एक गलती थी। मैं सच में पछता रहा हूं। सिया ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसमें वो मासूमियत नहीं थी जो वो पहले देखती थी। गलती? सिया हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। वो गलती थी या तुम्हारी पसंद, ये तुम खुद नहीं जानते, पर मैं अब वो लड़की नहीं रही जो हर बात पर तुम्हें माफ कर देती थी। उसने अपना हाथ उठाकर कहा, अब बस, अब मैं और नहीं सुनना चाहती। रात का खाना दोनों ने साथ नहीं खाया। युंजे अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठा रहा और सिया ने अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। वो अपनी डायरी में लिख रही थी हर वो बात जो वो युंजे से कहना चाहती थी, लेकिन अब शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसकी कलम जैसे उसके जख्मों को बाहर निकाल रही थी। अगली सुबह ऑफिस में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा गया। ये मौका था खुद को साबित करने का, और सिया ने पूरी ताकत से काम शुरू कर दिया। उसकी टीम ने महसूस किया कि वो न सिर्फ टैलेंटेड है, बल्कि एक सच्ची लीडर भी है। वो दिन रात मेहनत करती, मीटिंग्स में आत्मविश्वास से बोलती, और हर बार जब वो खुद को आईने में देखती तो उसे लगता, मैं वाकई बदल गई हूं। एक दिन कैफे में बैठे हुए जब सिया लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी हना वहां आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं, उसने कहा। सिया ने नजरें उठाईं, लेकिन चेहरा एकदम शांत था। अगर माफी मांगने आई हो तो रख लो, तुम्हारी माफी मेरे किसी काम की नहीं, उसने कहा और वापस स्क्रीन की ओर देखने लगी। हना ने कहा, मैंने युंजे को छोड़ दिया है, वो सिर्फ तुम्हारा था, मैं बीच में नहीं आना चाहती थी। सिया ने एक हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अब जो कुछ बचा है वो ना मेरा है ना तुम्हारा, वो सिर्फ एक गुजरी हुई गलती है। उस दिन के बाद सिया ने अपने घर के हर कोने में फूल लगाए, खुशबू भरी मोमबत्तियां जलाईं। उसने एक बार फिर जिंदगी को अपना बना लिया। अब वो किसी के लौटने की राह नहीं देख रही थी, क्योंकि उसने अपने भीतर एक नई दुनिया बसा ली थी, जिसमें अब सिर्फ सिया थी और उसकी आजादी। उस सुबह सिया ऑफिस जल्दी पहुंची। खामोश कॉरिडोर, टिमटिमाती लाइट्स और कॉफी मशीन की धीमी आवाज, सब कुछ शांत था, पर उसके मन में तूफान चल रहा था। पिछली रात हना से हुई मुलाकात ने उसकी सोच को और पुख्ता कर दिया था। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहती थी, अब उसे जीना था, पूरे हक से, बिना किसी डर या पछतावे के। कंपनी के सीईओ ने उसे एक इवेंट मैनेजमेंट का इंचार्ज बना दिया था, और वो इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। हर मीटिंग में उसका कॉन्फिडेंस, हर प्रेजेंटेशन में उसकी पकड़ और हर आइडिया में उसका जुनून अब सबको हैरान कर रहा था। उसे देखकर किसी को यकीन नहीं होता था कि यही वो लड़की थी जो कुछ महीने पहले टूटी हुई खड़ी थी। पर आज एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। इवेंट के स्पॉन्सर के साथ मीटिंग में उसे जिस शख्स का सामना करना था, वो कोई और नहीं, युंजे था। सिया ने जब उसका नाम मीटिंग एजेंडा में देखा, एक पल को उसकी उंगलियां ठिठक गईं, पर फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मीटिंग रूम में युंजे पहले से बैठा था। सिया जब अंदर दाखिल हुई तो उसके कदम एकदम सधे हुए थे और चेहरा पूरी तरह प्रोफेशनल। युंजे ने एक पल के लिए नजरें उठाईं और उसकी आंखों में कुछ चौंकाने वाला देखा। ना तो कोई नफरत, ना प्यार, बस शून्य। सिया ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोली, मिस्टर यून,
शैल वी स्टार्ट? मीटिंग के दौरान सिया ने एक एक पॉइंट बेहतरीन ढंग से रखा। हर सवाल का जवाब, हर संदेह का समाधान, उसके पास सब कुछ तैयार था। युंजे की टीम के लोग भी सिया की स्किल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। मीटिंग खत्म होते होते युंजे ने कहा, "You've really changed, सिया।" सिया ने उसकी तरफ देखा और बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, "मैं टूटी नहीं थी, बस बिखरी हुई थी। अब खुद को समेट लिया है।" मीटिंग के बाद युंजे ने बाहर चलने का इशारा किया। दोनों ऑफिस की बिल्डिंग से निकलकर पास के पार्क में जा बैठे। हल्की धूप, हरे पेड़ और फिजा में बहती शांति के बीच युंजे ने सिया से कहा, "मैं अब भी तुम्हें प्यार करता हूं।" सिया एक पल चुप रही, फिर उसने कहा, "और मैं अब खुद से प्यार करती हूं। शायद यही फर्क है अब।" वो खामोश होकर बेंच पर बैठी रही और फिर जेब से अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने फटे नहीं थे, लेकिन उनमें दर्ज हर लफ्ज दर्द से भरा था। उसने युंजे को वो डायरी थमा दी और बोली, "ये वो कहानी है जो तुमने कभी पढ़ी नहीं। पढ़ लो, शायद तुम्हें समझ आ जाए कि तुमने क्या खोया।" युंजे के हाथ कांप गए जब उसने डायरी खोली। हर पेज पर सिया का टूटना, उसका उठना, उसका बदलना दर्ज था। वो पढ़ता गया और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सिया उठी, अपनी साड़ी को ठीक किया और पीछे बिना देखे चलते चलते बोली, "अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी और उसमें तुम्हारा कोई किरदार नहीं होगा।" उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में ठहराव और होठों पर हल्की मुस्कान। पार्क के उस मोड़ पर जहां कभी दो लोग एक थे, अब एक लड़की अकेली जा रही थी, मगर पूरी तरह मुकम्मल। शाम की हल्की ठंडी हवा सिया के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर चल रही गर्म हलचल किसी तूफान से कम नहीं थी। आज पहली बार उसने खुद को इतने लंबे समय बाद आईने में निहारा था। बाल खुले थे, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक और आंखों में वो चमक थी जो कभी दर्द में खो गई थी। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना फाड़ा और उसमें लिखा, "अब मैं किसी की नहीं, सिर्फ अपनी हूं।" वो अकेली अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का कप और सामने सियोल की जगमगाती रोशनी। मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ कह देने के बाद मन का बोझ उतर गया हो। तभी फोन की स्क्रीन चमकी। युंजे का मैसेज था, "कैन वी मीट अगेन, जस्ट वंस?" सिया कुछ देर उस मैसेज को देखती रही, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, "कल शाम 6 बजे, वहीं जहां पहली बार मिले थे।" अगले दिन वो तय समय पर वहां पहुंची, वहीं पुरानी किताबों की दुकान के सामने, जहां कभी उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। युंजे पहले से वहां खड़ा था, पर आज उसकी आंखों में घमंड या अधिकार नहीं था, बल्कि पछतावे और शर्म का सैलाब था। सिया ने उसे देखा और बिना किसी झिझक के उसके सामने खड़ी हो गई। "तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा," युंजे ने कहा, "पर मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ खोया, सबसे ज्यादा खुद को।" सिया की आंखें नम हो उठीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, "जो खो जाता है वो शायद कभी हमारा था ही नहीं।" युंजे ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर सिया एक कदम पीछे हट गई। "अब मेरे हाथ किसी और के सहारे के लिए नहीं है, मैं खुद अपना सहारा बन गई हूं।" उसके इस जवाब ने युंजे को बिल्कुल तोड़ दिया, पर सिया की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो अब बिना किसी डर के सामने थी। दोनों पास की बेंच पर बैठ गए। युंजे ने कहा, "मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे अफसोस है।" सिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, "दर्द भी जरूरी था ताकि मैं खुद को समझ सकूं। तुम्हारा जाना मेरे लिए एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी।" कुछ पल की खामोशी के बाद युंजे बोला, "क्या हम दोस्त बन सकते हैं?" सिया ने हल्की हंसी में कहा, "मैं अब रिश्तों के नाम नहीं रखती, जो जुड़ता है वो अपने आप जगह बना लेता है।" उनकी बातें अब बीते कल की तरह शांत हो चुकी थीं। युंजे जान चुका था कि सिया अब कभी उसकी नहीं होगी, और सिया समझ चुकी थी कि माफ करना जरूरी होता है, खुद के लिए, आगे बढ़ने के लिए। शाम ढल रही थी, सड़क की लाइटें जल चुकी थीं। सिया ने युंजे की तरफ देखा और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई इंतजार नहीं था, बस एक राहत थी। वो उठी, अपना बैग कंधे पर टांगा और बोली, "अब मुझे देर हो रही है, मेरी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है।" युंजे ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गए।
सिया जा चुकी थी, इस बार हमेशा के लिए, और वो मुस्कुरा रही थी। रास्ते पर उसके कदम सधे हुए थे, हर कदम उसके बदले हुए वजूद की गवाही दे रहा था। उसकी कहानी अब किसी धोखे की नहीं, आत्मसम्मान की बन चुकी थी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं और कमरे में धीमी सी पियानो की धुन बज रही थी। सिया अपने अपार्टमेंट के कोने में बैठी थी, हाथ में एक पुरानी तस्वीर, शादी के पहले दिन की। तस्वीर में उसकी मुस्कान झूठ नहीं थी, पर अब वो मुस्कान किसी गुजरे मौसम सी लगती थी। दिल में एक टीस थी, पर आंखें अब रोती नहीं थीं। उसने तस्वीर को धीरे से बंद लिफाफे में रखा और एक गहरी सांस ली। बाहर मौसम भी उसकी तरह था, ठहरा हुआ, थका हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी डायरी खोली और नए पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा, मुक्ति। ये मुक्ति थी उन यादों से जो अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी थीं। कई बार रिश्ते टूटने के बाद भी दिल में उसकी आवाज गूंजती रहती है, पर अब सिया ने उस आवाज को शांत करना सीख लिया था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंकी नहीं, जैसे उसे किसी के आने का पहले से एहसास था। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था युंजे, भीगा हुआ, थका हुआ और आंखों में वही पुराना दर्द। उसने कहा, सिया, सिर्फ 5 मिनट। पर सिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं अब समय नहीं देती जो मेरा समय नहीं समझ पाया। युंजे ने गीले बालों से पानी झटकते हुए कहा, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर आज कुछ ऐसा है जो तुम्हें बताना जरूरी है। सिया चुपचाप पीछे हटी और उसने उसे अंदर आने दिया, जैसे किसी पुराने पन्ने को आखिरी बार पढ़ने की इजाजत दे रही हो। युंजे ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और टेबल पर रखा। यह तुम्हारे लिए है। मैंने अपने ट्रांसफर की अर्जी दे दी है। मैं कोरिया छोड़कर जापान जा रहा हूं, हमेशा के लिए। सिया ने उस लिफाफे को नहीं छुआ, बस उसकी ओर देखा और कहा, शायद यही ठीक है। अब हम दोनों की जिंदगियों को नए मोड़ की जरूरत है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, पर यह वही खामोशी नहीं थी जो रिश्तों में दूरी पैदा करती है। ये वो खामोशी थी जो सब कुछ कह चुकी होती है। युंजे ने अपनी घड़ी उतारी और टेबल पर रख दी। तुम्हें याद है, ये वही घड़ी है जो तुमने मुझे सालगिरह पर दी थी। अब इसका वक्त भी तुम्हारे बिना नहीं चलता। सिया की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। घड़ी का वक्त बदल सकता है, पर जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाओ युंजे, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो, बिना किसी बोझ के। युंजे उठ खड़ा हुआ, दरवाजे तक गया, फिर एक बार पलटा और बोला, सिया, मैं तुमसे प्यार करता था, शायद आज भी करता हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा, बहुत गहराई से, और जवाब दिया, प्यार वही होता है जो भरोसे को तोड़े बिना निभाया जाए। अब जो था वो बीत गया है। दरवाजा बंद हुआ। सिया ने गहरी सांस ली। पियानो की धुन फिर से बजने लगी। वह खिड़की के पास गई और अब बारिश की बूंदें उसे परेशान नहीं कर रही थीं। वो भीग रही थी, मगर सिया मुस्कुरा रही थी। अब उस मुस्कान में दर्द नहीं, बल्कि आजादी थी। वो जानती थी, आज जो दरवाजा बंद हुआ है, उसने एक नया रास्ता खोल दिया है, एक ऐसी दुनिया का जहां वो सिर्फ अपनी थी। सिया ने सुबह की पहली चाय के साथ बालकनी में कदम रखा। हवा में अजीब सी ताजगी थी, जैसे किसी नए जीवन की शुरुआत का संकेत हो। सामने पार्क में छोटे बच्चे खेल रहे थे और उनके हंसने की आवाजें किसी दवा की तरह उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थीं। कई दिनों बाद उसकी आंखों में चमक लौट रही थी। वो अब अपने लिए जीना चाहती थी, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के बोझ के। उसने पास ही रखी एक किताब उठाई, जिंदगी के अधूरे पन्ने, जिसे वो कई हफ्तों से पढ़ना चाह रही थी। लेकिन आज जैसे हर पन्ना उससे बातें करने लगा। एक एक शब्द उसकी आत्मा को छूता जा रहा था। पन्नों में लिखे जख्म उसके जैसे ही थे, टूटे हुए पर फिर भी जिंदा। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। उसने थोड़ी झिझक के साथ कॉल उठाया। हेलो, क्या मैं सिया से बात कर सकता हूं? जी, बोल रही हूं। आप कौन? मैं जीमिन बोल रहा हूं, कोरिया की वुमेन एम्पावरमेंट संस्था से। हमने आपका ब्लॉग पढ़ा और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लें, शादी, औरत और आत्मसम्मान। सिया कुछ पल के लिए चुप रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि उसकी लिखी बातें अब किसी के लिए मायने रखती हैं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सिया ने पहली बार किसी मंच पर अपनी आवाज को खुलकर जिया। उसने अपनी कहानी लोगों के सामने रखी, बिना डर के, बिना शर्म के। वहां बैठे सैकड़ों लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। उसके बोलने का अंदाज, उसकी आंखों की चमक और उसकी सच्चाई, हर चीज ने लोगों को हिला दिया। पैनल के बाद कई महिलाएं उसके पास आईं। किसी ने गले लगाया, किसी ने रोते हुए कहा, आपने तो मेरी कहानी कह दी। सिया को पहली बार लगा कि उसके दर्द की भी कोई कीमत है, उम्मीद की कीमत। वहीं एक कोने में खड़ा था एक व्यक्ति, शांत, गंभीर और गौर से उसे देखता हुआ। पैनल खत्म होते ही वो उसके पास आया। मैं हान वू हूं, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मैं आपकी कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहता हूं, आपकी जुबानी। सिया को कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ, पर फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरी आवाज किसी और को भी ताकत दे सकती है तो क्यों नहीं। अब सिया की जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो चुका था। वह अब सिर्फ एक टूटी हुई पत्नी नहीं थी, वो एक आवाज बन चुकी थी, उन लाखों लड़कियों की जो चुप रह जाती हैं। हर इंटरव्यू में, हर सेमिनार में वो सिर्फ एक बात कहती, प्यार में समझौता करो, आत्मसम्मान में नहीं। कभी जो लड़की आईने में अपनी पहचान ढूंढती थी, अब लोग उसके नाम से पहचान पा रहे थे। सिया अब अपने शहर की नहीं, पूरे देश की प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने पुराने घर की तरफ देखा, जहां उसके टूटने की शुरुआत हुई थी, और फिर अपने नए अपार्टमेंट की बालकनी से आसमान की ओर देखा। वो मुस्कुराई और बुदबुदाई, अब मैं सिया हूं, सिर्फ सिया, किसी की पत्नी नहीं, किसी की परछाई नहीं, बस मैं खुद। ये शुरुआत थी उस सिया की, जो अब हर तूफान को मुस्कान से जवाब देती थी। सिया का चेहरा अब पूरे देश में जाना पहचाना बन चुका था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छप रही थीं, न्यूज चैनलों पर उसकी बहादुरी की चर्चा हो रही थी, और सोशल मीडिया पर लोग उसे नई पीढ़ी की आवाज कहने लगे थे। पर इस सारी चकाचौंध के बीच भी सिया ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी सुबह की चाय खुद बनाती थी, पार्क में जाकर बच्चों को मुस्कुराकर देखती थी, और हर शाम अपनी डायरी में एक नया पन्ना लिखती थी। उस दिन की शाम कुछ अलग थी। सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसने अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े होकर चाय की चुस्की ली, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सामने वही चेहरा खड़ा था, जिसे देखकर एक समय उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। अर्जुन, वही पति जिसने उसे धोखा दिया था। सिया की आंखों में अब कोई डर नहीं था, न ही कोई सवाल। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन की आंखों में अफसोस था, शर्म थी और थोड़ा डर भी। वो बोला, सिया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुम्हारे प्यार और भरोसे को नहीं समझा। सिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें माफ करना मेरे बस की बात नहीं है अर्जुन, वो मैं ऊपर वाले पर छोड़ती हूं। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकती हूं कि अब मैं उस सिया से बहुत आगे बढ़ चुकी हूं जो तुमसे सवाल करती थी। अब मुझे जवाब नहीं चाहिए, बस अपनी जिंदगी जीनी है। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर सिया की आंखों में अब सिर्फ आत्मविश्वास था। उसने अर्जुन को देखकर कहा, तुम्हारी गलती ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे नया बना दिया। मैं अब किसी की मोहब्बत की मोहताज नहीं हूं, मैं खुद अपने लिए काफी हूं। अर्जुन ने एक आखिरी नजर डाली और बिना कुछ कहे वापस चला गया। सिया ने दरवाजा बंद किया, पर उस मुलाकात का असर उसके चेहरे पर नहीं, उसके आत्मसम्मान पर पड़ा, और वो और भी मजबूत हो गई। अगले दिन एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अगर आज आपकी कहानी एक फिल्म बन जाए तो उसका नाम क्या रखोगी? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दाग नहीं, मेरी जीत के निशान हैं। सिया अब हर उस लड़की की आवाज थी जो धोखे में टूटी थी, पर हारी नहीं थी। वो कॉलेजों में जा रही थी, लड़कियों को उनके हक सिखा रही थी, एनजीओ के साथ मिलकर शादी के बाद उत्पीड़न झेल रही महिलाओं को सपोर्ट कर रही थी। उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वो एक मिशन बन चुकी थी। कभी जो लड़की आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पाती थी,
अब मंच पर हजारों की भीड़ के सामने खड़ी होकर बोलती थी और लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज अर्जुन मिला था पर सिया नहीं मिली उसे। उसे एक नई औरत मिली जो टूटी थी पर अब खिल गई है। उसके शब्दों में अब दर्द नहीं, प्रेरणा थी। सिया अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा बन चुकी थी जो हर दिल को छू रहा था। सिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। एक समय था जब वो अकेलेपन से घबराती थी, पर अब वो तन्हाई को भी अपनी ताकत बना चुकी थी। सुबह की धूप जब उसके कमरे की खिड़की से भीतर आती तो वो मुस्कुराकर कहती, नया दिन, नई शुरुआत। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी चमक थी जो टूटकर बनने वालों में होती है। समाज के लिए वो अब प्रेरणा बन चुकी थी। उस दिन एक बड़ा अवार्ड शो था जहां सिया को वीमेन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा जाना था। उसने सिंपल पर एलिगेंट सफेद साड़ी पहनी, बालों को हल्का बांधा और आंखों में काजल लगाया। उसकी चाल में एक आत्मसम्मान था जो किसी गहने से कम नहीं था। जब वो मंच पर पहुंची, हजारों लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। मंच से नीचे उसे हर चेहरा पहचान रहा था। किसी ने अखबार में देखा था, किसी ने सोशल मीडिया पर, किसी ने उसके भाषणों से हिम्मत पाई थी। मगर सबसे अलग था एक चेहरा, उसकी मां, जो पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, गर्व लेकर देख रही थी। सिया ने मंच पर माइक थामा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसने कहा, एक समय था जब मुझे लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है। शादी के बाद जिस रिश्ते पर मैंने भरोसा किया उसी ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन आज उसी टूटन ने मुझे दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। मैं टूटी लेकिन बिखरी नहीं, और मैं आज हर उस लड़की से कहना चाहती हूं, तुम किसी के धोखे से खत्म नहीं होती, तुम उससे और मजबूत बनती हो। तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। लोग भावुक हो उठे थे, कुछ की आंखें भीग चुकी थीं। कुछ लड़कियों ने खड़े होकर वी लव यू सिया चिल्लाया, तो किसी ने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। अवार्ड लेते वक्त जब उसके हाथ में ट्रॉफी आई तो उसके जहन में वो पल घूम गए। वो रातें जब वो चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोया करती थी, वो सवाल जो उसने खुद से किए थे और वो जवाब जो कभी मिले ही नहीं थे। मगर अब उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आज उसका वजूद खुद एक जवाब था। शो के बाद जब वो बाहर निकली, मीडिया ने उसे घेर लिया। किसी ने पूछा, सिया, क्या अब आप प्यार में दोबारा भरोसा कर पाएंगी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं खुद से प्यार करती हूं और यही काफी है। वो जवाब पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। हर प्लेटफॉर्म पर लोग उसके जवाब को शेयर कर रहे थे। लड़कियां उस वीडियो को देखकर खुद में ताकत महसूस कर रही थीं। अगले दिन के अखबार की हेडलाइन थी, उसने दर्द से इमारत बना ली, और उस इमारत का नाम था सिया। रात को जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसने मोमबत्ती जलाई, अपनी डायरी निकाली और आखिरी बार लिखा, जिसने मुझे तोड़ा उसे शुक्रिया, उसने मुझे खुद से मिलवाया। फिर उसने पेन बंद किया, अपनी आंखें बंद की और एक सुकून की सांस ली। अब सिया को किसी मोड़ पर डर नहीं था, क्योंकि अब वो हर मोड़ पर खुद को पा चुकी थी। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, असल में अब जाकर शुरू हुई थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।